चलिए, क्या हालचाल है? लेट हो गया थोड़ा। इसको तो जो है ना लेट का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आज तक कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसमें वो लेट नहीं आई होगी। हमसे भी लेट आई है। चलिए आ जाइए, आ जाइए। जल संसाधन सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां है? विश्व का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है चीन में, और दूसरा स्थान अपने देश भारत का। आंसर क्या हो जाएगा? चीन। विश्व का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहां है? कहां है? चीन में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन। देखिए, ज्योग्राफी का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको एक भारत में सिंचाई के विषय में बतलाया गया होगा, और उसमें आपको यह बात बतलाया गया होगा कि भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वह कुआं और नहर है। भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वह कुआं और नहर है। फिर आपको नलकूप है, फिर तालाब है। उत्तरी भारत में, भारत को हम लोग सामान्य तौर पर दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उत्तरी भारत, नीचे दक्षिणी भारत, या भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उससे ऊपर उत्तरी भारत, उससे नीचे दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है, और वही दक्षिणी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। तो प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में, अर्थात दक्षिणी भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो दक्षिणी भारत के संदर्भ में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। क्या है? तालाब। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तमिलनाडु राज्य में। त से तालाब, त से तमिलनाडु। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन राज्य में की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु। दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? दमनगंगा सिंचाई परियोजना गुजरात और दमन और द्वीप, गुजरात और दमन और द्वीप की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। राज्य के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो यह गुजरात की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख सिंचाई दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना? दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना? दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य? क्लियर है? अधोलिखित में भारत के सिंचाई के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। भारत के सिंचित क्षेत्र का लगभग आधे से अधिक सिंचाई कुआं एवं नलकूप द्वारा की जाती है। हाँ, आधे से अधिक की जाती है। सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप ही। सिंचाई, सिंचित क्षेत्र मतलब होता है जिन क्षेत्रों पर सिंचाई यानी पानी, और सिंचाई का मतलब क्या होता है जानते हैं? अरे महाराज, जो गेहूं और चावल लगाते हैं उसको पानी की आवश्यकता होती है। आए, एक तो उसको पानी वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा से प्राप्त होता है ना? वर्षा से प्राप्त होता है। दूसरा, अगर वर्षा नहीं होता है तो इस स्थिति में जो है पंपिंग सेट लगा करके पाइप के जरिए पानी को खेत तक पहुंचाते हैं। तो वही कृत्रिम तरीका से पानी को जो फसलों तक पहुंचाया जाता है, जो खेतों तक पहुंचाया जाता है, उसी को सिंचाई कहा जाता है। और भारत के जो भूभाग, जिन भूभागों तक पानी पहुंच जाता है, सिंचाई हो जाती है,
वह सिंचित क्षेत्र हो गया, वह सिंचित क्षेत्र हो गया। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र आपको चीन में, उसके बाद अपने देश भारत में, और भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप। आधे से अधिक जो है सिंचाई कुआं एवं नलकूप के द्वारा ही होता है। यह बात सत्य है। क्या है यह बात? सत्य है। और जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है नहर से। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है। हां है, यह भी बात सत्य है। तो नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग कौन राज्य में है? निर्धन कृषकों के लिए यानी गरीब कृषकों के लिए यानी गरीब किसानों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम और सस्ता है। हां, कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम और सस्ता है। यह बात क्या है? सत्य है। तो सब सत्य है, समझ गए? तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन आगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता? नहर से। किससे होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है? नहर से। किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं होता है? कुआं और नलकूप। कुआं और देखिए, सुनिए, कुआं से जब हम सिंचाई करते हैं तो कुआं में जो पानी होता है उस पानी को खेत तक पहुंचाते हैं। और नलकूप, पंपिंग सेट पर मशीन लगा करके नीचे से पानी निकाल करके जो है खेत तक पहुंचाते हैं। तो ये पानी तो एक निश्चित जगह से, कुआं से, नलकूप से निकाल करके खेत तक पहुंचा देते हैं। लेकिन नहरों के जरिए जो पानी आता है, देखिए नहर होता क्या है? बड़ी बड़ी नदियां, जिन नदियों में काफी ज्यादा जल होता है, जल की उपस्थिति होती है, जल उफान मारने लगती है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि नदियों पर बांध बना दिया जाता है। नदियों पर बांध बना दिया जाता है और वहां से जो है नहर निकाला जाता है। तो नहर का पानी काफी डिस्टेंस तय करके आता है। नहर अपने मार्ग में आने वाली सभी प्रकार के वस्तुओं को लेकर के आगे बढ़ती है, सभी प्रकार के वस्तुओं को लेकर आगे बढ़ती है। तो नहर के पानी में काफी कचरा हो जाता है और फिर नहर के पानी से अगर आप सिंचाई कार्य करते हैं तो जो भूमि होती है वह लवणीय हो जाती है, भूमि लवणीय हो जाती है। जबकि कुआं और नलकूप से अगर आप सिंचाई करते हैं ना तो भूमि लवणीय नहीं होती, भूमि लवणीय नहीं होती है। तो पूछा जा रहा है किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं होता है? तो कुआं और नलकूप, बी और सी दोनों। लेकिन अगर यहां पर प्रश्न यह रहता कि सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा रहता है, तब उत्तर हो जाता नहर। तब उत्तर क्या हो जाता? नहर। ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को जाता है? इजराइल। किसको जाता है? ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को जाता है? ड्रिप सिंचाई की खोज का श्रेय किस देश को? किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? फव्वारा सिंचाई। किससे? फव्वारा सिंचाई। किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? फव्वारा सिंचाई। कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा सही नहीं है मतलब कौन गलत है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। हां, पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है, यह बात सत्य है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता? हां। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। और इंदिरा गांधी नहर मुख्य तौर पर राजस्थान राज्य में बहती है, जिस वजह से इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। तो यहां पर दो तीन बात याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? तो सतलज नदी से होती है। और तीसरी बात, इंदिरा गांधी
नहर के कारण किस राज्य में हरियाली देखने को मिलती है? तो राजस्थान राज्य में हरियाली देखने को मिलती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ये 3-4 फैक्ट यहां पर याद रखिएगा। तो बताइए, इंदिरा गांधी नहर को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान नहर। कौन नाम से? कौन नाम से? इसको जल की प्राप्ति कौन नदी से? कौन नदी से? कौन नदी से? सतलज नदी से। और इस नहर के कारण किस राज्य में हरियाली देखने को? राजस्थान। कौन राज्य में? भारत की सबसे लंबी नहर? सबसे लंबी नहर सही है ये। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर। देखिए, सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर से बिहार के किसान लाभान्वित होते हैं। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर से बिहार के किसान लाभान्वित होते हैं। बिहार में ये दोनों नहर सिंचाई का कार्य करता है और इन दोनों नहरों को जल की प्राप्ति होती है गंडक नदी से। जब हम आपको नदी पढ़ा रहे थे, गंडक नदी के विषय में बता रहे थे, तो वहां पर इस बात की चर्चा हम आपको किए थे कि गंडक नदी से त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति होती है। सिर्फ ये बात बताई थे, लेकिन आगे आप ये भी बात याद रख लीजिए, गंडक नदी से ही सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर दोनों को जल की प्राप्ति होती है। बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये लाइन, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आप हमको बता दीजिए, सारण सिंचाई नहर त्रिवेणी नहर से किस राज्य में सिंचाई कार्य होता? बिहार। कौन राज्य में? कौन राज्य में? और सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर को पानी की प्राप्ति कहां से होती है? कौन नदी से होती है? एक बात आप बताइए, जब एबीसी सही है तो गलत कौन होगा? डी। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी। अब आइए डी को देखते हैं। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है ना? गृह मंत्रालय द्वारा ना। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। नीचे से एक लाइन आप लिखिएगा। राष्ट्रीय जल संभर राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। चलिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? है सुनिए हीरो सब, सुनिए, देखिए, जल, इस पृथ्वी पर जल की कोई कमी नहीं। पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है, 29% भूभाग पर स्थल है, लेकिन पीने योग्य जल मात्र 2.5% है। मतलब 100 लीटर में से 2.5 लीटर ही पानी पीने योग्य है। जल तो नहरों का पानी जल है, गंगो नदी का पानी जल है, काहे न पीते हैं? काहे वो जो है अथी लेकर के जाते हैं, गैलन लेकर के जाते हैं, भरा करके आते हैं, पीते हैं? काहे? लॉज में भी तो बोरिंग लगा हुआ है, काहे न पीते हैं? आए? नहीं ना पीते हैं, पीने योग्य नहीं है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं पीते। नहर का जल पिएगा तो क्या होइएगा? स्वर्गे ना जाइएगा सीधा। समझे? तो जो है तो पीने योग्य जल बहुत कम है। पीने योग्य जल जो है बहुत कम है। पीने योग्य जल बहुत कम है। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु
केंद्र सरकार के द्वारा 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया। और जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होता है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करता है। और यह जो संगठन होता है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया है? 1983। आगे एक प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम किस राज्य में है? विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर है। तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर है, याद रख लीजिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन है जी? कालेश्वरम। कौन राज्य में है? तेलंगाना। कौन नदी पर है? तो तीन बात है यहां पर। पहली बात फिर से, विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कौन है? कौन है? कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में शुरू हुआ है, सही है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू हुआ है, सही है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण 2001 में शुरू हुआ है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1960 में आया है, नहीं, गलत है ये। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1960 में नहीं बल्कि 1956 ईस्वी में आया है। 1956 में यह अधिनियम आया है, 1956 में। तो गलत यही है, गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो बता दीजिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण, जल गुणवत्ता मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब आई है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया है? 2019, 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया है? 2019। जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। जल, और जानते हैं सबसे शुद्ध जल कौन होता है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, समझ गए? तो भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में छत पर जो है बर्तन रख दिया जाता है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। तो 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन यानी कहा जाता है जल ही जीवन है, मतलब जो अच्छा जल है, जो शुद्ध जल है वो बर्बाद ना हो, समझिए, वो बर्बाद ना हो। जैसे हम लोग नहाने में जल बर्बाद करते हैं, ऐसे टंकी चला देते हैं, मोटर चला देते हैं, शुद्ध जल बर्बाद होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जल की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी शुद्ध जल की बर्बादी तो एकदम नहीं होनी चाहिए। तो जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में जो है हरियाली योजना की शुरुआत की गई है। आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन। 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है? 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है? किससे है? फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहां हुई थी? इजराइल में। कहां हुई थी? फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहां हुई थी? फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहां हुई थी?
इसमें संभवतः क्या होता है जानते हैं? पानी में जो है उर्वरक दे दिया जाता है, उसको मिला लिया जाता है और फिर खेत में छिड़काव किया जाता है। उसी को फर्टिगेशन सिंचाई कहा जाता है। समझ गए? तो फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहां हुई है? इजराइल। ड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन सिंचाई दोनों की खोज हुई है इजराइल। कहां हुई है? और देखिए सिंचाई के नए नए तकनीकों का खोज इजराइल में ही हुआ है। अगर सिंचाई के किसी भी तकनीक के विषय में पूछा जाए तो आंख बंद करके इजराइल मारिएगा आप। समझ गए? तो फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज, फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहां हुई है? इजराइल। मैथ आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। कल हम थोड़ा देर रुके थे, देखे बहुत लोग निकल गए। देखिए मैथ जो सर पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते, हम आपको बता रहे हैं। और हम हर चीज अपने डायरेक्शन भले वो पढ़ाते वो हैं, क्वेश्चन तैयार हम अपने से बैठा करके करवाते हैं और क्वेश्चन बैंक को देख करके क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। यही कारण है कि पिछले 2 साल से लगभग जुड़े हुए हैं और देखे हैं, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, हर परीक्षा में देखें कुछ क्वेश्चन तो ऐसा 15-20 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हूबहू डाटा के साथ मिला दिए। समझ गए? तो हम अपने दिशा निर्देशन में क्वेश्चन तैयार करवाए, पढ़ाने के लिए भले ऊपर है। पढ़िए महाराज 10 गो मैथ जानते हैं। जीएस आप कितनों पढ़ लीजिएगा, 100% किसी टीचर तक का औकात न है परीक्षा में बैठ करके 100% जीएस मार के आ जाए। हम आपको बोल रहे हैं, हम टीचर है, मेरा भी औकात न है, हम आपको बोल रहे हैं। समझ गए? लेकिन जो है परीक्षा हॉल के बाहर क्वेश्चन आ गया, जो जानता है ठीक है, जो नहीं जानता हो गूगल पे सर्च मार के आंसर जान लेता है, यूट्यूब पे आकर के जो है आपको आंसर बताता है। यही सत्य है, ये सत्य है। समझ गए? परीक्षा का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों में बहुत अंतर होता है। परीक्षा के प्रेशर में जानते हुए भी बढ़िया बढ़िया आदमी का हालत खराब हो जाता है। समझ गए? तो परीक्षा हॉल के प्रेशर को झेलना अपने आप में एक टफ काम होता है। समझ गए? कोई भी टीचर 100% जीएस, चाहे वो जीएस का कितना महाधुरंधर रहे, वो कहे जीएस में 100 में 100 बना करके आ जाएंगे, वो गलत बोल रहा, वो फर्जी है, फ्रॉड है वो टीचर। हम आपको बोल रहे वो फ्रॉड टीचर है, वो फर्जी टीचर है, हम आपको बोल रहे हैं। समझ? अगर हम बोल रहे हैं तो हम फ्रॉड है, हम फर्जी है। अगर हम बोल रहे हैं तो समझ गए? 100% हो ही नहीं सकता। कितनों आसान क्वेश्चन हो या कितनों टफ क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन में तो होगा नहीं, आसान क्वेश्चन में भी नहीं होगा 100%। समझ गए? एगो न एगो, दूगो न दूगो आपका गलत हो ही जाएगा, निश्चित तौर पर गलत हो जाएगा। समझ गए? लेकिन मैथ में 100 में 100 किया जा सकता है। मैथ में, रीजनिंग में 100 में 100 किया जा सकता है। और मैथ आपका 10 गो पूछता है। बिहार पुलिस में रीजनिंग नहीं पूछता है, रीजनिंग नहीं पूछता है, मैथ पूछता है, मैथ पूछता है। और बिहार पुलिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 में 100 बना करके आ पाइएगा, 100 में 100 बना करके आना है। और तुक्का कैसे मारिएगा आगे हम आपको बताएंगे, नहीं तो अब ये बताते हैं। समझे? तुक्का कैसे मारना है। देखिए ऐसे कहने के लिए कोई कुछ कह देता है, लेकिन तुक्का मारने का जो सही तरीका, ये चीज हमने सीखा है। एक तो पहली बात यह है कि अब आपका परीक्षा आ रहा है, 10-11 दिन के बाद आपका परीक्षा है, तो थोड़ा सा ये सब चीज भी जानिए। अब आप पहली बात आप ये जानिए कि इस सब बात को गांठ की तरह बैठा लीजिएगा दिमाग में। और जो गलती विद्यार्थी करके आता है, जिस वजह से उसका रिजल्ट रुक जाता है, वो गलती करके नहीं आना है। सबसे पहली बात है निगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी बात है बिहार पुलिस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, कि अगर आप छोड़ के आ जाइएगा तो आप जो सोच रहे हैं कि बहुत फायदा आपको हो जाएगा, एकदम नहीं, आप भ्रम में जी रहे हैं। हम इस परीक्षा को 2 बार पास किए, जब बैच शुरू किए थे तो दिखाए थे ना, दोनों एडमिट कार्ड सब चीज दिखाए थे। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए 100 में 100, 99 न, एगो हनुमान जी के लिए नहीं छोड़ के आना, इन्हें एगो हनुमान जी के लिए छोड़ के आ जाए ना, 100 में 100 बनाना। पहली बात दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, इसके बाद नहीं समझाएंगे।
परीक्षा में कितना बनाना है? आए या नहीं आए। दूसरी बात, परीक्षा के क्वेश्चन को 3 स्तर पर सॉल्व करना है। 3 स्तर पर सॉल्व करना है। 3 बार में सॉल्व करना है। एक बार में आप विद्वान न है। हम भी परीक्षा देते हैं, हम अभी भी परीक्षा देते हैं, कोई परीक्षा में अभी भी बैठते हैं, सब परीक्षा में नहीं बैठते हैं, कुछ परीक्षा में अभी भी बैठते हैं। हम 3 स्तर पर क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले जो एकदम जानते हैं कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, और अगर पूछा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, अगर हम जानते हैं 3रे मंडल में है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले बनाते हैं। पहली बार में 100% जिस क्वेश्चन को जानते हैं, 100% जिस क्वेश्चन को जानते हैं वो बनाएंगे। कहीं पर भी यह बात नहीं लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना है। कहीं पर लिखा हुआ है कि 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना है। कहीं यह सब बात नहीं लिखा हुआ है कि 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना है। मान लिया जाए 1 नंबर क्वेश्चन आया, वो हम नहीं जानते, नए बनाएंगे। हमको 3 नंबर क्वेश्चन आता, हम 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर के बाद हमको 10 नंबर आता, हम 10 नंबर बनाएंगे। समझ गए? आप स्वयं सोचिए। मान लिया जाए, इसको एग्जांपल के तौर पर समझे, मान लीजिए 6 केला है। एक केला पूरा फ्रेश है, दूसरा केला उससे डैमेज है, तीसरा केला उन दोनों केला से डैमेज है, चौथा केला इन तीनों केला से डैमेज है, पांचवा केला इन चारों केला से डैमेज है, और छठा केला सबसे डैमेज है। अगर आपके पास 6 केला रखा जाए जो एकदम अच्छा है, उससे कम अच्छा है, उससे कम अच्छा है, उससे कम अच्छा है, उससे कम अच्छा है, और एक पूरा सड़ा गला है, तो आप बताइए, एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, एज ए सोचने वाला प्राणी, आप किस केला को उठाकर खाइए? सबसे खराब या सबसे अच्छा? सबसे। इसलिए परीक्षा में जो क्वेश्चन 100% जानते हैं उसको सबसे पहले बनाना है। देखिए इससे क्या होता है जानते हैं? एक तो अच्छा केला उठा करके खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, बीमार नहीं पड़िएगा। खराब केला खाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा, बुखार लग जाएगा। वैसे ही अगर आप परीक्षा में सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब जो बात आप जानते हैं उसको बनाइएगा ना, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एंजाइम रिलीज होगा। देखिए आप जैसन होते हैं ना, आप जैसन सोचते हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वैसने एनर्जी, वैसने एंजाइम आपके शरीर से भी स्रावित होना शुरू हो जाता है। अगर आप पहले 100% जाना हुआ क्वेश्चन बनाइएगा, इससे आपके भीतर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। पहला राउंड में उसी क्वेश्चन को बनाना है जो 100% जानते हैं। यह आपको बहुत बूस्ट करेगा आपको। दूसरी बात, पहला राउंड में बनाने के बाद गिनना नहीं है। अगर आप पहला राउंड में बनाने के बाद गिन लिए, आपका काम खत्म। मान लिया जाए अच्छा केला हम खाए, उसके ठीक बाद कोल्ड ड्रिंक पी लिए, बीमार पड़ जाइएगा। वैसे ही पहला राउंड में बनाने के बाद गिनना नहीं है, नहीं तो यह आपको बीमार पड़ा देगा। पहला राउंड में 100% जाने हुए क्वेश्चन को बनाना है, और बनाने के बाद गिनना नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा राउंड में उस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे जिसमें 2 ऑप्शन हम छांट ले रहे हैं, 2 में कंफ्यूजन है। मतलब जिस क्वेश्चन को हम जानते हैं और नहीं भी जानते, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, तो दूसरा राउंड में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डील करना। और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डील करने में 2 ऑप्शन छटा जाएगा, 2 में आप फंसिएगा। तो जो बचे हुए 2 ऑप्शन जहां पे आप फंस रहे हैं, देखिए दिमाग पहली बार किस आंसर पे क्लिक किया है। दिमाग जिस आंसर पर पहली बार क्लिक करेगा उसको आप टिक कीजिएगा। दिमाग पहली बार जिस आंसर पर क्लिक करेगा उस पर आप टिक कीजिएगा। इसके बाद तीसरा में तुक्का मारना है, 100% क्वेश्चन बना करके आना है। अब सवाल यह उठता है, तुक्का कैसे मारना है? कुछ टीचर कहता है बी और सी मार के आ जाइएगा।
तो ज्यादातर ऑप्शन बी और सी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं तुक्का मारने का जो सही तरीका है, और इस आधार पर अगर आप तुक्का मारते हैं तो आपके सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। और तुक्का में गलत ही होगा, जरूरी नहीं कि सही होगा। तुक्का तुक्का है, उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपके लक पर भी निर्भर करता है, ये सब चीज आपके लक पर भी निर्भर करता है, आपके क्वेश्चन सेट पर भी निर्भर करता है। लेकिन 100% क्वेश्चन बना के आना है, इसलिए तुक्का मारना है। और तुक्का मारने का तरीका क्या है, देखिए आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी। आंसर या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अब देखिए, जब हमने आपको बोला 3 राउंड में बनाना है, 2 राउंड बना लेना है। 2 राउंड बनाने के बाद तब आप गिन सकते हैं। 2 राउंड बनाने के बाद आप गिन सकते हैं। 2 राउंड बनाने के बाद गिनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। केला खाए, आधा घंटा के बाद कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना, कुछ नहीं होगा। आधा घंटा के बाद पानी पीजिए ना, कुछ नहीं होगा। केला खाने के बाद तुरंत बाद पानी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, बीमार पड़ जाइएगा। तो 2 राउंड बनाने के बाद आप गिनिए ना, कुछ नहीं होगा। और 2 राउंड बनाने के बाद आप ये देखिए कि चारों ऑप्शनों में 2 राउंड बनाने के बाद आप ये देखिए कि चारों ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन को हमने ज्यादा रंगा है, कौन से ऑप्शन को हमने ज्यादा रंगा है। मान लिया जाए कि चारों ऑप्शन में आप सबसे ज्यादा बार रंगे हैं बी ऑप्शन को, सबसे ज्यादा बार रंगे हैं बी ऑप्शन को, तो कभी भी तुक्का में बी मत मारिएगा, कभी भी तुक्का में बी मत मारिएगा। इसके बाद आप ये देखिए, बी के बाद सबसे ज्यादा और किस ऑप्शन को मारे। मान लिया जाए कि बी के बाद आपने सबसे ज्यादा मारा है डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को, और सबसे कम आपने मारा है ए और सी को, ए और सी को। अब ए और सी बच रहा है, तो जब आप तुक्का मारेंगे ना, प्रयास ये करेंगे कि तुक्का में ए और सी को ही मारना है। ज्यादातर कंडीशन में सही होने के चांसेज होते हैं। देखिए, अगर 100 क्वेश्चन रहता है ना, 100 क्वेश्चन रहता है ना, तो हम आपको बता देते हैं 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर ए होता है। फिर 23 से 27 क्वेश्चन का आंसर बी होता है ऑन एवरेज। फिर 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर सी होता है, और 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर जो है डी होता है। यहां पर भी 20 से 25 ही लिख लीजिए, मतलब एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर ए, 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर बी, 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर सी, 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर जो है डी होता है। इसका अवलोकन हम एसएससी परीक्षा में किए हैं, इसका अवलोकन हम बीपीएससी परीक्षा के क्वेश्चन पर किए हैं, और उस आधार पर हम आपको यह बात बता रहे हैं। बीपीएससी और एसएससी के क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर हम आपको यह बात बतला रहे हैं। और इसलिए हम आपको यह बात बतलाए हैं कि आप 2 राउंड बनाने के बाद यह देखिएगा कि सबसे ज्यादा ऑप्शन आपने कौन सा टिक किया। अगर आपने बी टिक किया है तो कभी भी तुक्का में बी नहीं मारना है। फिर दूसरा सबसे ज्यादा अगर आपने डी टिक किया है तो कभी भी डी भी मत मारिएगा तुक्का में। तुक्का में मारना है या तो ए मारना है या सी मारना, इसी 2 में से कोई एक मारिएगा। यह तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका होता है, समझ गए। और इसमें अगर इस तरीका को आप अपनाते, यह तरीका थोड़ा जटिल है, इस प्रोसेस से होकर गुजरना थोड़ा टफ है, लेकिन इस तरीका से अगर आप जाते हैं ना, तो तुक्का सही होने की संभावना 60% और तुक्का तुक्का है, गलत होने की संभावना 40% होता है। अगर आप इस तरीका को अपनाते हैं तो कुछ समझ में आया है जी? इस तरीका से आपको तुक्का मारना है, ठीक है। YouTube चैनल पर वीडियो जो है डलवा देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। अगर अभी समझ में नहीं आए तो एक बार 2 बार देख लीजिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे आइए। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। अभी जितना बात समझाए हैं ना,
इस सब बात को दिमाग में गांठ की तरह बैठा लीजिएगा, और अगर इस तरीका को आप अपनाइएगा तो हम दावे के साथ कहते हैं परीक्षा में बहुत बेहतर करके आइएगा। हम जब भी जिस भी परीक्षा में बैठते हैं हम इसी तरीका को अपनाते हैं। जब हम इस तरीका को अपना करके बेहतर कर सकते हैं तो आप भी इस तरीका को अपना करके बेहतर कर सकते हैं, समझ गए। तो आगे आ जाइएगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के तट पर। किस परियोजना का सुमेल सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी सही है ये। हीराकुंड कृष्णा नदी नहीं, हीराकुंड परियोजना है महानदी। कौन नदी पर है? महान। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी सही है। नाथपा झाकरी सतलज नदी सही है। पोचमपाद होगा, नाथपा झाकरी होगा, सतलज नदी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हीराकुंड कृष्णा नदी नहीं बल्कि महान। एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? एडन नहर पश्चिम बंगाल में बहने वाली नहर है, इसको जल की प्राप्ति होती है दामोदर नदी से। किससे? दामोदर नदी। एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति? सलमा बांध परियोजना किस देश में है? अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान। सलमा बांध परियोजना किस देश में है? सलमा बांध परियोजना किस देश में है? प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना शुभारंभ कब हुआ? 2015-16। 2015-16। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से है, गुजरात में। नर्मदा नदी से है, गुजरात में। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना किन राज्यों की? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कौन राज्य में है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कौन राज्य में है? कौन नदी पर? कौन नदी पर? तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी। कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच विवाद है। कावेरी नदी के जल को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच विवाद। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर कौन नदी पर? कौन नदी पर? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा तो भागीरथी नदी उत्तराखंड। भागीरथी नदी उत्तराखंड। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? मैथन बाला पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर। देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर पंचायत बांध, दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर मैथन बेला पहाड़ी और तिलैया बांध, और कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण हुआ है। तो मैथन बाहला पहाड़ी और तिलैया बांध के विषय में पूछा जा रहा है। यह सब बराकर नदी पर है। झारखंड राज्य में बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। तो मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? कौन नदी पर? कौन नदी पर? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? मिदनापुर नहर कंसावती नदी सही है। तबा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी गलत है। तबा प्रोजेक्ट तबा नदी।
मेटूर बांध कावेरी नदी सही है। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी सही है। आंसर हो जाएगा बी, तबा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी नहीं बल्कि तबा नदी। तबा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी नहीं बल्कि तबा नदी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। देखिए, जो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है यह कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन दार्जिलिंग के सिदराबाग में 1897 में स्थापित किया गया था। सिदराबाग 1897। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है? सिदराबाग। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है? कौन है? कहां है? कहां है? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में। कहां की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? गोविंद सागर झील सतलज नदी सही है। कोलेरू झील कृष्णा नदी नहीं, गलत है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी सही है। बुलर झील झेलम नदी सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र में है। के दोआब क्षेत्र में है। यह कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि गोदावरी और कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा नदी पर नहीं है। यही गलत है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा उत्तर? बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? पोंग बांध ब्यास नदी, हां हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर पोंग बांध है, सही है। मेजा बांध कोठारी नदी, हां सही है। तुलबुल परियोजना राबी नदी नहीं, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी। राबी नदी पर जो है रंजीत सागर बांध परियोजना है। 3 सागर बांध परियोजना राबी नदी पर है। रंजीत सागर बांध परियोजना राबी नदी पर है। बगलिहार परियोजना जिनाव नदी, हां आपको सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये सब चिनाव नदी पर है। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, चिनाव नदी। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, चिनाव नदी सही है। तो तुलबुल परियोजना राबी नदी पर नहीं है जी। तुलबुल परियोजना कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कौन नदी पर? 3 सागर, रंजीत सागर, राबी नदी। 3 सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना कहां है? राबी नदी। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। कहां है? गुजरात। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां अवस्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां अवस्थित है? कहां अवस्थित है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? शक्ति परियोजना और राज। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में, हां जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में है। चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, हां नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना केरल राज्य में नहीं, शिव समुद्रम परियोजना है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, हां गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए? तो बताइए, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में कौन नदी पर है? जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में कौन नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कौन नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कौन नदी पर है?
गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? चंबल। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है, तो स्वाभाविक सी बात है तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में होगी। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कौन राज्य में है? सिक्किम। निम्नलिखित जलाशय में किसका सुमेल नहीं है? मतलब कौन गलत है? भद्रा कर्नाटक सही है, भवानी सागर तमिलनाडु सही है, गांधी सागर उत्तर प्रदेश गलत है, राणा प्रताप सागर राजस्थान सही है। गांधी सागर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश। आगे, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ? देखिए, कोल बांध परियोजना या कोल डैम परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर हुआ है। कोल बांध परियोजना या कोल डैम परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर हुआ है, सतलज नदी। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सिंचाई के लिए। विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सिंचाई के लिए। विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? मलमपूछा बांध किस राज्य में है? केरल। किस राज्य में है? केरल। मलमपूछा नदी पर है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर केरल में है। पेरियार नदी पर केरल में। मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका उत्तर पंजाब दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका उत्तर पंजाब दिया हुआ है, जो कि गलत है। पंजाब दिया हुआ है इसका उत्तर, जो कि गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, इसके उत्तर को सही कर लीजिएगा। सुइल परियोजना सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में। सुइल परियोजना सुइल नदी पर कौन राज्य में है? सुइल परियोजना सुइल नदी पर कौन राज्य में है? पैठन जल विद्युत परियोजना, देखिए जैकावरी परियोजना को ही पैठन जल विद्युत परियोजना कहा जाता है, और जैकावरी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर है। कौन नदी पर है? गोदावरी। तो पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी। जैकावरी परियोजना को ही पैठन जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। जैकावरी परियोजना को ही क्या कहा जाता है? पैठन जल विद्युत परियोजना। यह कौन नदी पर है? गोदावरी। WHO के अनुसार पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से 8.5। WHO के अनुसार पेयजल यानी पीने वाले जल का पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए 7 से 8.5। क्लियर है? चलिए, इससे आगे खनिज संसाधन अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस शनिवार रविवार तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म कर देंगे। चलिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। मैथ वाले सर आए हुए हैं, इधर उधर नहीं करना है। जो हम बताएं वो सही है, क्या दिया हुआ उसको छोड़िए ना। जो हम बताएं वही सही है। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, कमेंट करता है। बहुत चीज को जीवन में इग्नोर करके चलना पड़ता है। ठीक है, बैठिए आप, हम ये सब का इलाज कर लेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम फोटो खींच लेते हैं, ये सब का इलाज हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, बीमारी है तो बीमारी का इलाज तो होबे न करेगा। इस सब का इलाज हो जाएगा, चिंता नहीं करना है।